जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, हम इस वीडियो में जो आपका साइंस को लेकर डर है रेलवे एग्जाम को लेकर, हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले मित्र। तो हम मित्र आज इस वीडियो में भी बात करेंगे साइंस से लेकर आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनेंगे, उन सब के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं मित्रों। देखते हैं पहला प्रश्न आज का जो है हमारा, दबाव का जो है सूत्र क्या होता है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं मास बटे क्षेत्रफल, मास यानी द्रव्यमान, और उसके बाद द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल हम कह दें मित्र। आगे हम बात करते हैं बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे मास यानी बल बटे द्रव्यमान, बल बटे समय। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं मित्र, ये जो दबाव है, दबाव का सूत्र जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। हम दबाव को P से डिनोट करते हैं और जो बल होता है यानी फोर्स, इसको हम F से निरूपित करते हैं, और बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया को हम A से निरूपित कर देते हैं, यानी P बराबर क्या हो जाता है, F/A हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए मित्र, अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है दबाव का सूत्र क्या है, तो बल बटे क्षेत्रफल ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाता वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, अगर इसका फार्मूला पूछ लिया जाता कि बताइए वायुमंडलीय दाब का फार्मूला क्या होता है, तो आपको हमें बताना होता मित्र, हम क्या बताते, यहाँ पर नीचे लिख दिया जाए, तब हो जाता घनत्व, क्या हो जाता मित्र, आप बता देंगे घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और क्या हो जाता इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला हो जाता। कब मित्र, जब पूछता वायुमंडलीय दाब। जैसे यहाँ पर दबाव पूछा है, दबाव का मात्रक ठीक है सिंपल वे में F/A यानी बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पूछ लेता वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता, तो आप क्या बताते, घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊर्जा, ये हमारा फार्मूला हो जाता। आई थिंक मित्र आपको जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हमारे पास सीमित संसाधन है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे, बाकी हम जो कमियां रह गई हैं इनको जल्द ही सुधारने का प्रयास करेंगे। आगे हम चलते हैं। इसके बारे में अगर और हम बात करें, डिस्कस करें, तो जो पृथ्वी की सतह का वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, हम बात करने वाले हैं किस बिंदु पर मित्र। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह जो है, इसका वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी की सतह का, किसका, पृथ्वी की सतह। अगर हम बात करें मित्र पृथ्वी की सतह का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो इसको अगर हम नोट करें, पृथ्वी की सतह का वायुमंडलीय दाब, तो आप बता देंगे मित्र होता है 1 क्या हो जाएगा मित्र, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 क्या होता है, पास्कल होता है। अब देखिए क्या होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है मित्र। लेकिन अगर यहीं पर पास्कल ना देकर पूछ लिया जाए मित्र इसका क्या मात्रक होता है, तो पास्कल को हम लिख सकते हैं, चाहे आप लिखें मित्र पास्कल, या हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी पृथ्वी की जो वायुमंडलीय दाब है उसका मान 1.013 इंटू 10 की पावर 5 होता है, जिसका मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह देते हैं। वहीं पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पूछ लिया जाए दबाव का सूत्र क्या होगा। अब कोई दबाव होगा, प्रेशर यानी बल का मात्रक क्या होता है मित्र, तो आप बता देंगे न्यूटन, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, अपान में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किस में निरूपित करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से भी आप फार्मूला यानी इसका जो कह सकते हैं सूत्र मात्रक है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, किसका, दबाव का। यानी दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर को ही कोई क्या कहा जाता है, पास्कल कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट पास्कल भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो वायुमंडलीय दाब की गणना है, हमने वायुमंडलीय दाब हमने जो पढ़ा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 होता है। इसकी गणना सर्वप्रथम वान ग्यूरिक ने की। किसने की, तो आप उनका नाम लिख लेंगे, किसने, वान
ग्यूरिक ने की। किसने, आप बता देंगे मित्र? तो वान ग्यूरिक हैं जिन्होंने क्या किया मित्र? तो ये जो वायुमंडलीय दाब है इसकी गणना की। अब वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? तो आप सुने होंगे बैरोमीटर। पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है तो आप बता देंगे मित्र किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। तो आप इसको भी नोट करके चल सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब का जो को मापते हैं किस यंत्र द्वारा? तो बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर हम बात करें जो बैरोमीटर यंत्र है इसका निर्माण किसने किया? तो इसके निर्माण की बात करें तो टारीसेली का नाम आता है। किसका नाम आता है? हम बताएंगे टारीसेली का नाम। ये भी आप नोट करके चलेंगे। आई थिंक इस एक प्रश्न में इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो मित्र अपने भाई बहन में जरूर शेयर करेंगे मित्र। अब आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न आज का हमारा रहा, एक तरल जैसे हो चुका कोई जल है द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी द्रव को परिवर्तित किस में हो जाता है? गैस में हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव को गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्षा कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, उच्च बनाने की क्रिया कहते हैं, या हम मित्र क्या कह देते हैं? संक्षेपण। तो आप याद रखिए एक तरल जो होगा यानी एक लिक्विड जो होता है उसको गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी हमारा कौन सा विकल्प? हमारा विकल्प बी सही होगा। वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है कि कोई लिक्विड है यानी जो हो सकता है जल क्या हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए यानी भाप बन के उड़ जाए। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण करने के लिए यानी हम कह सकते हैं वाष्पीकरण कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? एक तो हो सकता है जल की उपलब्धता। भाई अगर थोड़ा सा जल है तो वो जल्दी वाष्प बनेगा, अगर समुद्र में जल आ गया तो वो गर्म होकर गैस बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तापमान भी निर्भर करता है, टेम्परेचर भी निर्भर निश्चित ही करेगा। गर्मियों में है, गर्मियों में क्या होता है? भाप ज़्यादा उड़ जाती हैं और जबकि ठंडियों में इतना नहीं होता। तो क्यों? तापमान भी, आर्द्रता भी निर्भर करती है, हवा की गति भी निर्भर करती है। अगर देखिए जब भी वाष्प बनता है तो जो नीचे का जल है वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है, यानी हवाएं कहाँ? ऊपर की ओर चलती हैं। तो बादलों का आवरण भी इन सब कारकों पर निर्भर करता है। तो हम साधारणतः समझेंगे जो पेपर में पूछा जाता है वाष्पीकरण प्रक्रिया, तो इसमें क्या होता है? इसमें लिक्विड जो है इस किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे, यानी इसमें हमारा विकल्प बी सही हो चुका। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 3 होती है। तो मित्र आप बता देंगे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो और जो परमाणु संख्या दी गई उनके बारे में बात करें, 3 जो होती है लिथियम की होती है। किसकी होती है? लिथियम, वही लिथियम जो लिथियम की बैटरी सुने होंगे। लिथियम की जो है 3 परमाणु क्रमांक होता है। वहीं आगे बात करेंगे 4 जो है बेरिलियम का होता है। किसका होता है? बेरिलियम का। आप बता देंगे मित्र किसका होता है? बेरिलियम का। 4 किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। वहीं 5 अगर हम बात करें तो बोरान का हो जाता है। 5 किसका हो जाता है? बोरान का हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें 6 तो हमने पढ़ा कार्बन, 7 की बात करें नाइट्रोजन, 8 की बात करें तो ऑक्सीजन। ये कुछ प्रमुख हैं जिनको आप याद कर लें। अब आगे प्रश्न आएगा तो इसके आगे भी हम डिटेल से और पढ़ लेंगे। कम से कम 30 हमें याद होने चाहिए। 30 मैक्सिमम टाइम 30 तक ही पूछता है, तो आप कम से कम 30 याद कर लेंगे। अगर नहीं याद होता तो हम एक बार रिवीजन जरूर कराएंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पर एक आया तो हमने 7-8 के बारे में पढ़ा, वैसे जब आएगा प्रश्न तो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। आगे अगला प्रश्न जो है मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला सभी साथी को पता होगा क्या होता है? CH4 होता है, यानी विकल्प हमारा कौन सही है? विकल्प ए सही है। कुछ और फार्मूले जैसे हमें एथेन का हमें याद करना है। एथेन का क्या हो जाएगा? तो C2H4। आप थोड़ा समझेंगे एथाइन का क्या होगा? तो C2H2 हो जाएगा। C2H2 किसका? एथेन का हो जाएगा मित्र। आप इसको बता देंगे एथेन का। वहीं एथीन का C2H4, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन C4H10।
अच्छा, ये फार्मूले कैसे बनते हैं, अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता देंगे मित्र। हम फिर उसके बाद क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम ये जो फार्मूले होते हैं करीब 15 से 20 होते हैं, हम इन फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम एक डिटेल सॉल्यूशन आपको करा देंगे। अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है। बुआई कहते हैं, जुताई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, उर्वरक। तो उर्वरक यानी खाद। आप देखते होंगे गांव से होंगे तो पौधों में जैसे कोई फसल है, फसल को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए यानी वो बड़ी हो जाए, जल्दी पक जाए, तो उनमें क्या मिलाई जाती है? खाद मिलाई जाती है, उर्वरक मिलाया जाता है। तो आप उर्वरक यानी हम कह सकते हैं पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए जो पोषक तत्व मिट्टी में जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। अब पौधों की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 17 तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है किसमें? पौधों की वृद्धि के लिए, जिसमें 2 कैटेगरियों में बांटा गया है, जिनमें क्या कहते हैं मित्र, 8, एक 8 होता है, एक 9 होता है। 8 को दीर्घ मात्रिक कहते हैं, दीर्घ मात्रिक जो अधिक मात्रा में चाहिए, और 9 क्या होते हैं? 9 की अगर बात करें मित्र, लघु मात्रिक होते हैं, लघु मात्रिक होते हैं। इनको भी आप याद करेंगे। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है, धान में लगता है खैरा रोग, धान का खैरा रोग, कौन सा रोग मित्र? तो खैरा रोग। एक किसकी कमी से होता है? तो जेडेयन यानी जिंक की कमी से या होता है। और जिंक जो आता है लघु पात रोग कहा जाता है, यानी लघु मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी की वजह से होता है। आगे जो प्रश्न पूछा जाता है, पत्तियों में हरिहीनता, हरिहीनता देखते होंगे मित्र, कुछ पत्तियां जो पत्तियों का कलर कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए, और हरा खत्म हो जाता है, वो किसके कारण? तो Ca, Mg और MO, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनकी कमी के कारण पत्तियों का जो हरापन होता है वो खत्म होते चला जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न पर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या दे रखा है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या दिया है उनके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, 4.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, 1.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, या 2.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, इतना दे रखा है। तो अब आप बताइएगा कि मित्र इसमें क्या सही हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है वो आप बताइएगा। चलिए हम बात करने वाले हैं मित्र, इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी होती है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर होती है, यानी हमारा कौन सा विकल्प हम कह सकते हैं मित्र? हमारा विकल्प ए जो है सही है। कितनी दूरी होती है? 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर होती है। किसके बीच? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरियां। अब दूरी से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए खगोलीय जो दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। जैसे हम अंतरिक्ष में कोई दूरी मापते हैं तो उसको हम किस में मापेंगे? प्रकाश वर्ष में। किसमें? प्रकाश वर्ष में। जितनी भी खगोलीय मात्रक होंगे उनको किस में मापा जाएगा मित्र? तो आप बता देंगे, उनको प्रकाश वर्ष में नापा जाएगा। प्रकाश वर्ष में मापते हैं। आगे हम बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें मित्र तो आप याद रखेंगे कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होगा? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। लेकिन अगर वहीं पूछ लिया जाए दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो हम बताएंगे क्या मित्र? पारसेक है।
क्या है तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा, जो दूरी को मापने के लिए सबसे बड़े मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, तो वो मित्र आप बता देंगे पारसेक है। अगर हम दूरी की क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा जो मात्रक होता है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा पारसेक होता है। तो सबसे बड़ा क्या मानेंगे हम मित्र, पारसेक मानेंगे। उससे छोटा जो होता है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। और उससे अगर बात करें तो खगोलीय मात्रक होता है। आप इतना याद रखेंगे मित्रों। यानी अगर जो पेपर में आपके पूछा जाएगा बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक होता है। अगर अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है मित्र, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एक पारसेक बराबर कितना होता है, कितना, एक पारसेक बराबर कितना होगा, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होता है 3.08 × 10⁻6 मीटर एक प्रकार पारसेक बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तारों व अन्य आकाशीय पिंड हैं उनको किस में मापा जाता है, तो उनको चंद्रशेखर सीमा के द्वारा मापा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। अवायवीय श्वसन, वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। ये सभी को पता होगा पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर इसी क्रम में हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में एक अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया पेपरों में अक्सर पूछी जाती है, उनके बारे में बात करें। अब याद रखेंगे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में लाइट होगी और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा। इसके दौरान बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी C6H12 का निर्माण करते हैं और निकालते क्या हैं 6O2 और 6H2O निकाल देते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। अगर एक प्रश्न पूछा जा सकता है मित्र, पूछा भी गया है, अगर अभी हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है इसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो इसमें हम बताएंगे फोटान एनर्जी ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। आप इसको याद रखेंगे। वहीं अगर आप पूछ लिया जाए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरा जल है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और तीसरा प्रकाश है, और चौथा क्लोरोप्लास्ट, यानी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश शब्द, हिंदी में क्लोरोफिल हम कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए इन चीज़ों का होना अति आवश्यक है। आई थिंक जो आज का एक्सप्लेन किया गया आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है, आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब पेपर के बचते हैं 50 दिन मित्र, हम 50 दिनों में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे और अपना डर दूर कर लीजिए, क्योंकि पता है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई, तो उसके बाद इतना पता है कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, उनका क्या एक्सप्लेन होना चाहिए, कैसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एक क्लासेस आने वाले समय में 2-4 दिन बाद और लंबी हो जाएंगी। बस मित्र आप अपने 10 मित्रों को ऐसे जोड़ लीजिए जो 10 मित्र रेगुलर हमारी इस सीरीज के साथ बन जाएं। हम उन्हीं 10 मित्रों के लेकर अच्छे से पूरी फोकस करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्र भाई बहन को जरूर शेयर करें और आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को चालू कर लें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अब अगली क्लास में।